स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो बात है 7 अक्टूबर 2023 की। सिमत तोरा का पायस दिन था। ये वो दिन होता है जब ज्यूज तोरा को पढ़ने की अपनी एनुअल साइकिल कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इजराइल के इतिहास के सबसे गहरे जख्मों को ताज़ा कर दिया। 1973 में हुए अरब इजरायली वॉर की पेनफुल मेमोरीज ठीक 50 साल बाद एक बार फिर इजराइल में फ्लैशबैक होने लगी। तब भी इजराइल की इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज पर सवाल खड़े किए गए थे और आज भी इतने ब्रूटल अटैक के बाद इजराइल की इंटेलिजेंस को क्वेश्चन किया जा रहा है। अब तक आप अंदाजा लगा ही चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इजराइल में हाल ही में हुए अब तक के सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक की। 7 अक्टूबर को हमास नामक पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऊपर एक मैसिव सरप्राइज मल्टी फ्रंट अटैक लॉन्च किया। हजारों रॉकेट्स, फाइटर्स, पैराग्लाइडर्स और एमुनिशंस के साथ हमास ने इजराइल को लैंड, सी और एयर रूट से एक साथ इन्वेड किया। इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट की मॉडर्न हिस्ट्री में आज तक ऐसा इंकर्शन नहीं देखा गया है। जिस समय ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, 600 से ज्यादा इजरायली सिटीजन्स अपनी जान गंवा चुके हैं और न जाने कितने हजार लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो चुके हैं। कई हजार लोगों को हमास द्वारा कैप्चर करके गाजा ले जाया गया है। बैटलफील्ड से लगातार बेहद डिस्टर्बिंग विजुअल सामने आ रहे हैं। इनमें से एक वीडियो में हमास के टेररिस्ट एक जर्मन टूरिस्ट की डेड बॉडी को बिना कपड़ों के गाजा की सड़कों पर परेड कराते नजर आ रहे हैं। उसी तरह एक वीडियो में एक इजरायली विमेन को दिन दहाड़े सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया गया है। विमेन और चिल्ड्रन को किडनैप और किल करने और उनकी बॉडी को सेक्सुअली असॉल्ट करने जैसे वॉर क्राइम्स लोगों को ISIS जैसे खूंखार आतंकवादी संगठनों की याद दिला रहे हैं। कुल मिलाकर हमास का आतंक इजराइल में अपनी सारी हदें पार करता जा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स तो उसको इजराइल का 9/11 मूवमेंट घोषित कर चुके हैं। कोई हमास को ISIS की टॉर्चर मशीन से कंपेयर कर रहा है तो कोई इसको जेनोसाइडल टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहकर बुला रहा है। हालात किस हद तक बिगड़ चुके हैं इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कई इजरायली सिटीजन्स इस अटैक को होलोकास्ट से कंपेयर करके बैठे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि होलोकास्ट मानव इतिहास का सबसे शर्मनाक चैप्टर रहा है। ऐसे में हमास के इस अटैक को इतिहास के उस डार्क चैप्टर से कंपेयर किया जाना अपने साथ बहुत सीरियस कंसर्न्स और क्वेश्चन लेकर आता है। जाहिर है कि आपके दिमाग में भी इन कंसर्न्स के साथ बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि इस अटैक का यूं अचानक शुरू हो जाना और इसके रिस्पॉन्स में इजराइल द्वारा हमास पर एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर कर देना। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? क्या ये इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स से जुड़ा मुद्दा है या फिर यहाँ बैकग्राउंड में कोई बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है? इजराइल ने अपने इतिहास में कई बार अपने से कई गुना ताकतवर देशों को अकेले धूल चटाई है। इजराइल की इंटेलिजेंस और डिफेंस सुपीरियरिटी के चर्चे दुनिया के कोने कोने में मशहूर हैं। ऐसे में हमास इतना ताकतवर कब से हो गया कि उसने इजराइल पर इतना बड़ा अटैक लॉन्च कर दिया? हमास क्या है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसको किस देश की बैकिंग मिली हुई है? और आखिर ये इजराइल के सामने कैसे टिका हुआ है? आखिर इजराइल इसको टैकल क्यों नहीं कर पाया? आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के IR सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख ही चुके हैं कि अक्टूबर 7, 2023 को पैलेस्टीनियन टेररिस्ट ग्रुप हमास ने इजराइल पर एक मैसिव सरप्राइज अटैक लॉन्च किया। इस लॉन्च से पहले हमास की मिलिट्री विंग के हेड मोहम्मद दैफ ने एक रिकॉर्डेड मैसेज रिलीज किया। इसमें उसने अपने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड का ऐलान किया। इसमें उसने इस ऑपरेशन की फर्स्ट स्ट्राइक अनाउंस की, जिसके तहत 5000 मिसाइल्स और शेल्स को एनिमी की सिक्योरिटी पोजीशंस, एयरपोर्ट्स और मिलिट्री फोर्टिफिकेशंस की ओर टारगेट किया गया। मॉर्निंग की स्ट्राइक के बाद रॉकेट लॉन्चेस में एक टेम्पररी पॉज देखा गया, लेकिन शाम होते ही इन टेररिस्ट के द्वारा इजराइल के सेंट्रल हार्टलैंड में बसे टाउन्स और सिटीज पर रॉकेट्स का दूसरा राउंड फायर किया गया, जिसके रिस्पांस में इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली मिलिट्री को मोबिलाइज किया और हमास के अगेंस्ट एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर किया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये कोई ऑपरेशन या कोई रिटेलिएशन नहीं है, बल्कि एक फुल फ्लेश्ड वॉर है और वो किसी भी सूरत में इसको जीत कर रहेंगे। यहाँ उनका पहला ऑब्जेक्टिव इजरायली टेरिटरी से इन अटैकिंग फोर्सेस को क्लियर करके अपने सिटीजन्स की सेफ्टी इंश्योर करना है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दुश्मन से इस अटैक की एक बड़ी कीमत वसूलना है और तीसरा अपने बाकी फ्रेंड्स को इस तरह से सिक्योर करना है कि कोई भी तीसरी एक्सटर्नल फोर्स इस वॉर को गलती से भी ज्वाइन ना कर सके। लास्ट ऑब्जेक्टिव में उनका इशारा हिजबुल्लाह और ईरान की ओर है।
ये उनकी हिजबुल्लाह और ईरान के अगेंस्ट एक सटल लेकिन क्लियर वार्निंग है कि वो इस कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने की कोशिश ना करें। इसके लिए उन्होंने अपने सभी सिटीजन से देश के हाईएस्ट गोल यानी इस वॉर में विक्ट्री अचीव करने के लिए अपनी जी जान लगाने की गुजारिश की है। दोस्तों, पीएम नेतन्याहू की गवर्नमेंट को इजराइल के इस मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अटैक्स का क्लोज एनालिसिस ये रिवील करता है कि इस सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट को डिटेक्ट करने में इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी से बहुत बड़ी चूक हुई है। मोसाद के फॉर्मर चीफ इफ्राहिम हलेवी ने बताया कि उनके पास किसी तरह की कोई वार्निंग मौजूद नहीं थी और यह अटैक उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज बनकर सामने आया है। हालांकि अभी इजराइल के इंटेलिजेंस फेलियर के ऊपर कोई भी कॉन्क्रीट कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इन अटैक्स ने इजराइल को बहुत बड़े पैमाने पर ओवरवेल्म किया है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इजराइल में लोग देश की सिक्योरिटी की प्रायोरिटी को बखूबी समझते हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब से ये वॉर शुरू हुआ है, इजराइल के फॉर्मर पीएम नफ्तली बेनेट से लेकर देश के आम इंसान तक हर कोई फोर फ्रंट पर आकर सिक्योरिटी फोर्सेस के एफर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ग्लोबल रिस्पांस की बात करें तो इंडिया, यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने इस टेररिस्ट अटैक को बहुत बड़े शब्दों में कंडेम किया है और शायद पहली बार इजराइल के लिए दुनिया में इतना क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट देखा गया है। इंडिया के रिस्पांस को भी एक्सपर्ट्स द्वारा काबिले तारीफ बताया जा रहा है। जब से इंडिया ने इजराइल पैलेस्टीन के केस में एक हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की है, तब से इंडिया इजराइल के साथ भी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वो पैलेस्टीन के लोगों के ह्यूमन राइट्स को लेकर भी सेंसिबल है। इस्लामिक वर्ल्ड को नाराज ना करने के लिए पहले इंडिया इजराइल के साथ अपने एंगेजमेंट को बेहद रेस्ट्रिक्टेड रखता था, लेकिन समय के साथ इंडिया ने अपनी ये हेजिटेशन ड्रॉप की है और आज इंडिया और इजराइल दुनिया के दो सबसे क्लोजेस्ट अलाइज की लिस्ट में गिने जाते हैं। इनके रिलेशंस मुख्य तौर पर डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप इरिगेशन जैसे सेक्टर्स द्वारा गवर्न किए जाते हैं। साथ ही साथ इन दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को लेकर बेहद पॉजिटिव सेंटिमेंट्स मेंटेन करते हैं, जो किन्हीं दो देशों के स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की सबसे बुनियादी कड़ी होती है। उसी सॉलिडारिटी के साथ इजराइल के इस मुश्किल समय में इंडिया ने इजराइल के लिए अपना फुल सपोर्ट एक्सटेंड किया है। इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में इन टेररिस्ट अटैक्स की निंदा करते हुए इजराइल के लिए भारत का सपोर्ट सुनिश्चित किया है। इंडिया के लिए यहाँ पर्सनल और जियोपॉलिटिकल दोनों ही स्टेक्स काफी हाई हैं। इजराइल में लगभग 80,000 इंडियन स्टूडेंट्स, डायमंड ट्रेडर्स, आईटी प्रोफेशनल्स और केयर गिवर्स एक स्मॉल येट सिग्निफिकेंट डायस्पोरा फॉर्म करते हैं। इसके अलावा हमास द्वारा शुरू की गई ये क्राइसिस, अब्राहम अकॉर्ड्स, I2U2, इजराइल और सऊदी के टाइज के नॉर्मलाइजेशन और इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर जैसे मेजर रीजनल प्रोजेक्ट पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है। और ये सभी रीजनल प्रोजेक्ट्स वेस्ट एशिया में भारत के बढ़ते एंगेजमेंट के लिए बेहद क्रूशल हैं। खैर, अब यदि यूएस की बात करें तो यूएस प्रेसिडेंट ने भी रिकॉग्नाइज किया है कि अटैक इजराइल के अगेंस्ट एक बेहद ग्रेव स्टेप है। टेररिज्म किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है। इजराइल के पास खुद को और अपने सिटीजन्स को डिफेंड करने का पूरा अधिकार है और इसमें यूएसए इजराइल के साथ रॉक सॉलिड कमिटमेंट के साथ खड़ा है। वो इजराइल को हर पॉसिबल सपोर्ट देने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी फोर्सेस को भी स्ट्रिक्टली वार्न किया है जो इस क्राइसिस का फायदा उठाने के फिराक में बैठे हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इस क्राइसिस के रीसेंट डेवलपमेंट की और उसके ऊपर आए ग्लोबल रिएक्शंस की। लेकिन अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अभी क्यों हमास ने इजराइल के ऊपर इस सरप्राइज अटैक के लिए ये टाइम ही क्यों चुना? दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको बहुत सारे ऑनलाइन बैचेस मिलेंगे, पर आखिरकार क्यों स्टडी IQ का यूपीएससी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू लाइव बैच उसमें से बेस्ट है? दोस्तों, इन बैचेस में आपको 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट डिलीवर किया जाएगा। आपकी तैयारी को पिन पॉइंट फोकस रखने के लिए क्रिस्प नोट्स दिए जाएंगे। किसी भी समय आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप का फीचर भी आपके पास रहेगा। प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स प्रीलिम्स 2024 क्लियर करेंगे उन्हें स्टडी IQ कैंपस में बुलाकर अगले 4 महीनों के लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के अंडर रिगरस प्रिपरेशन कराई जाएगी बिना किसी एडिशनल कॉस्ट के। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा मात्र और मात्र 23,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, 10 अक्टूबर से स्टडी IQ के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैचेस इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में लॉन्च होने जा रहे हैं, जिनमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो आप भी AG लाइव कूपन कोड यूज करिए और पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इन बैचेस से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगी।
तो उसका एक सबसे बड़ा ट्रिगर फैक्टर पैलेस्टीन और इजराइल के बीच बहुत तेजी से बढ़ रही वायलेंस को बताया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से वेस्ट बैंक में लगातार बहुत वायलेंट अटैक्स और काउंटर अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ दूर दूर तक पीस का कोई स्कोप नजर नहीं आ रहा था और वायलेंस दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से बॉर्डर की दोनों ही साइड्स पर लोगों की फ्रस्ट्रेशन और सफरिंग्स बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमास ने इन अटैक्स के थ्रू इसी पब्लिक एंगर को कैपिटलाइज करने की कोशिश की है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि इजराइल इस समय इंटरनली भी एक बहुत रफ फेज से गुजर रहा है। पीएम नेतन्याहू की गवर्नमेंट के ऊपर इजराइल के पावर स्ट्रक्चर को ओवरऑल करके इलेक्टेड गवर्नमेंट पर बाकी इंस्टीट्यूशन से ज्यादा पावरफुल बनने के एलिगेशंस इंपोज किए गए हैं। हाल ही में उनकी गवर्नमेंट ने जुडिशरी की पावर को कर्टेल करने के लिए पार्लियामेंट में एक एम्बिशियस लेजिस्लेटिव एजेंडा भी पास किया है, जिसको बहुत मैसिव प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है। नेतन्याहू गवर्नमेंट के इस जुडिशियल ओवरहॉल के अगेंस्ट जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें इजरायली डिफेंस फोर्सेस की बैकबोन यानी उनके हजारों मिलिट्री रिजर्विस्ट भी शामिल हैं। कुल मिलाकर पिछले कुछ महीनों में इजरायली सोसाइटी के डीप डिविजन्स बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हुए हैं और ये रिजेंटिंग वॉइसेस देश की मिलिट्री तक भी पहुंच गई हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हमास इजराइल के इस वीक मूवमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि केवल इन फैक्टर्स के बलबूते पर हमास इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकता। इसके पीछे महीनों की प्लानिंग और प्रिपरेशन और सॉलिड बैकिंग शामिल है और इसको समझने के लिए हमें इस मुद्दे के डीप रूट्स को एक्सप्लोर करना होगा। उसके लिए आइए पहले हम हमास के ओरिजिन को समझते हैं। तो दोस्तों, हमास एक अरेबिक फेस का एक्रोनिम है जिसका मतलब है इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट। ये एक सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है जिसको कई देशों के द्वारा एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा चुका है। इसका जन्म 1987 में फर्स्ट इंतिफादा यानी फर्स्ट अपराइजिंग के दौरान हुआ। हिस्टोरिक पैलेस्टीन में पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट मॉडर्न स्टेट का दर्जा दिलाना और दुनिया के नक्शे से इजराइल को मिटाना इनका मेन मकसद था। असल में 1967 में हुए 6 डे वॉर में इजराइल ने इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप को कैप्चर कर लिया था, जिसके रिवॉल्ट में यहाँ इजराइल के अगेंस्ट अपराइजिंग जन्म लेने लगी। हमास खुद को पैलेस्टीनियन मूवमेंट का सोल रिप्रेजेंटेटिव बताने लगा। 2007 से ये इस डेंसली पॉपुलेटेड गाजा स्ट्रिप पर लगभग 2 मिलियन पैलेस्टीनियंस को रूल करने लगा। गाजा स्ट्रिप पर अपनी पावर कंसोलिडेट करने के बाद से ये अब तक इजराइल के साथ 4 वॉर्स लड़ चुका है। पिछले कुछ सालों में हमास ने 1967 के अरब इजरायली वॉर के पहले के बॉर्डर्स के बेसिस पर 2 स्टेट सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हुआ है, लेकिन इजराइल और हमास के बीच बढ़ते डिफरेंसेस ने इन नेगोशिएशंस को कभी पूरा ही नहीं होने दिया और इनकी टेंशंस बस बढ़ती ही चली गई। हमास ने इजिप्ट गाजा बॉर्डर पर अंडरग्राउंड टनल का एक वास्ट नेटवर्क भी बिछाया है, जिसके जरिए वो यहाँ वेपन स्मगल करता है। इन सप्लाईज को वो थाउजेंड्स ऑफ रॉकेट्स और ड्रोन्स बनाने में इस्तेमाल करता है, जो वो इवेंचुअली इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करता है। लेकिन अब तक लगभग हर बार इन अटैक्स को इजराइल के स्ट्रॉन्ग एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता रहा है, लेकिन इस बार उसने डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन की सभी हदें पार कर दी हैं। लेकिन इस सब की इंटेंसिटी और सिक्रेसी को देखते हुए यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमास ऐसा अकेले खुद के दम पर कर सकता है? जाहिर है कि हमास इजराइल जैसे मैसिव जायंट को अकेले नहीं झेल सकता। और दोस्तों, यहीं पर ईरान, टर्की, हिजबुल्लाह और कतर जैसे बाकी रीजनल प्लेयर्स सामने आते हैं। आपको बता दें कि हमास का सबसे प्रोमिनेंट मोरल और मॉनेटरी सपोर्ट कतर से आता है। हमास के टेररिस्ट को होस्ट करने के साथ साथ कतर हर साल हमास को मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग प्रोवाइड करता है। उदाहरण के तौर पर 2021 में कतर की सरकार ने हमास के लिए $360 मिलियन की एड अनाउंस की। कतर के बाद इस लिस्ट में टर्की मुख्य रूप से शामिल है। टर्की से भी हमास को बहुत स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल और मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है। टर्की पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करने के साथ साथ हमास के सभी टेररिस्ट एक्ट्स को भी सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, हमास का टॉप मोस्ट सपोर्टर ये दोनों नहीं बल्कि इजराइल का सबसे बड़ा राइवल ईरान है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान हर साल हमास को $100 मिलियन के फंड प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ईरान हमास का सबसे बड़ा वेपन डोनर भी है। इसी के चलते कई एनालिस्ट हमास द्वारा किए गए इस सरप्राइज अटैक में ऑलरेडी ईरान के फिंगरप्रिंट्स देख पा रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि इस वॉर में ना इजराइल जीतेगा और ना ही हमास, बल्कि यहाँ कोई जीतेगा तो वो है ईरान। इसको समझने के लिए हमें टाइम में एक बार फिर थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है 1970s की, जब ईरान की फॉरेन पॉलिसी में
हमें एक डिसाइसिव टर्न देखने को मिला। 1979 में यहां से यूएसए और इजराइल द्वारा सपोर्टेड मोनार्क शाह रजा पहलवी को रिमूव कर दिया गया और स्टेट का कंट्रोल शिया मुस्लिम रिवॉल्यूशनरी रेजिम के हाथों में आ गया। यूएस और इजराइल द्वारा शाह को सपोर्ट किया जाना इजराइल के क्लरिक्स की नजरों में हमेशा खटकता रहा। इसलिए इस रेजिम ने हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी अमेरिकन इंपीरियलिज्म और एंटी इजरायली जियोनिज्म को फॉलो किया। ईरान के लिए इजराइल और यूएस इमोरलिटी, इनजस्टिस, मुस्लिम सोसाइटी और ईरानियन सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा पैलेस्टीनियन लिबरेशन के लिए सपोर्ट ईरान की रिवॉल्यूशनरी रेजिम की एक कोर थीम रही है और वो समय समय पर इसको मैनिफेस्ट करता रहा है। उदाहरण के लिए 1982 में जब लेबनान बेस्ड पैलेस्टीनियन अटैक्स के रिस्पॉन्स में इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया, तब ईरान ने लेबनान में इजरायली ट्रूप्स को चैलेंज किया। इस कड़ी में लेबनीज और पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स को ऑर्गेनाइज और सपोर्ट करने के लिए ईरान ने अपने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को लेबनान भेजा। अपने वेपन्स, फंड, ट्रेनिंग और एनकरेजमेंट के साथ ईरान की लीडरशिप ने इन अर्ली ट्रेनीज को मामूली मिलिटेंट्स के बैंड से लेबनान की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स में तब्दील कर दिया और यहीं से ईरान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी सक्सेस हिजबुल्लाह का जन्म हुआ। अर्ली 1980s से ईरान ने रीजन में एंटी इजरायली टेररिस्ट ग्रुप्स को अपना भरपूर सपोर्ट दिया। ईरान इन ग्रुप्स के लिए पब्लिकली मिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लेज कर रहा है। इतना ही नहीं, ईरान गाजा में वेपन्स को स्मगल करने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क भी रन करता है। इजराइल के ब्लॉकेड के चलते गाजा में बाहरी दुनिया से वेपन्स की सप्लाई बहुत लंबे अरसे से बंद थी, लेकिन रिवॉल्यूशनरी गार्ड और हिजबुल्लाह के थ्रू ईरान पैलेस्टीनियन लिबरेशन की फोर्सेस और हमास वायलेंस को खूब इनकरेज करता रहा और ये पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स इजराइल और यूएस के अगेंस्ट ईरान की एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का एक मेजर कंपोनेंट फॉर्म करने लगे। आप सोच रहे होंगे कि ईरान यदि यही इंटेंशन रखता है तो वो खुलकर यूएस और इजराइल को चैलेंज क्यों नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ईरान पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतना स्टेबल नहीं है कि वो यूएस और इजराइल में से किसी एक को भी सामने से कन्फ्रंट करने का जोखिम उठा सके। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड इंतिफादा के समय से ही ईरानियन वेपन्स, फंड्स और ट्रेनिंग इजराइल के अगेंस्ट पैलेस्टीनियन मिलिटेंट वायलेंस को लगातार फ्यूल कर रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड से ये तो साफ है कि हमास द्वारा इजराइल को चैलेंज करने और उसके आगे टिके रहने में ईरान ने बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक रोल निभाया है। और जैसा कि हमास के स्पोक्सपर्सन गाजी हमाद ने बीबीसी को बताया कि इजराइल के अगेंस्ट हमास को ईरान का सपोर्ट मिलना उसके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ऊपर जो हमने कॉन्टेक्स्ट सेट किया उसका मतलब ये नहीं है कि इन रिसेंट अटैक्स को प्रिसाइजली ईरान ने ही ऑर्डर किया है। भले ही ईरान इनको इनफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन ये पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स ईरानियन पपेट्स नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए मान भी लें कि इसमें ईरान का कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, तब भी सारी उंगलियां इसी की ओर उठती हैं। असल में ये अटैक्स तब देखने को मिले हैं जब इजराइल और सऊदी अरेबिया अपने टाइज के नॉर्मलाइजेशन टॉक्स को एडवांस स्टेज में ले जा पहुंचे हैं। हाल ही में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि ये दोनों देश अपने टाइज के नॉर्मलाइजेशन में हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं और तभी से ईरानियन रेजिम में एक अजीब सी हलचल मची हुई है। इस नॉर्मलाइजेशन को यूएस द्वारा ब्रोकर किया जा रहा है। इजरायली सऊदी नॉर्मलाइजेशन अब्राहम अकॉर्ड के बाद इस रीजन में इजराइल के लिए दूसरा सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो सकता है। लेकिन यदि सऊदी अरेबिया जैसी सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री भी इजराइल के साथ अपने टाइज नॉर्मलाइज कर लेता है तो ये ना केवल पूरे वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को रीशेप कर देगा, बल्कि ये हमास, हिजबुल्लाह और ईरान जैसी एंटी इजरायली रेजिम के लिए भी एक बड़ा खतरा बन जाएगा। आपको याद दिला दें कि जब यूएस द्वारा मीडिएटेड अब्राहम अकॉर्ड्स कंक्लूड हुए थे, तब ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमीनी ने अरब स्टेट्स को ये कहकर क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने ग्लोबल इस्लामिक कम्युनिटी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा जुर्म कमिट किया है। उसी तरह हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह ने इन लेटेस्ट अटैक्स को प्रेस करते हुए खमीनी जैसे सिमिलर सेंटिमेंट्स रेज किए हैं। उनका कहना है कि ये अटैक्स उन लोगों के लिए भी एक मैसेज हैं जो उनके एनिमी यानी इजराइल के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और जाहिर है कि यदि इस पीस प्रोसेस में कोई बाधा आती है तो ईरान से ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी और कोई नहीं होगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस वॉर के 3 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं और ये तीनों ईरान के फेवर में दिखाई पड़ रहे हैं। पहला तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन अटैक्स के इजराइल का हैवी हैंडेड रिस्पॉन्स सऊदी के साथ उसकी नॉर्मलाइजेशन को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। साथ ही ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सभी एफर्ट्स को शैटर कर सकता है, जिसके थ्रू वो इस रीजन में पीस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं।
दूसरे केस में यदि इजराइल इस वॉर को गाजा तक ले जाता है तो इससे वेस्ट बैंक में नई पैलेस्टीनियन अपराइजिंग देखने को मिल सकती है, जिसका रिस्पांस इजराइल की ओर से और भी ज्यादा इंटेंस होगा और ये अल्टीमेटली रीजनल स्टेबिलिटी को और भी ज्यादा फ्रेजाइल बना देगा। तीसरे ऑप्शन के तहत इजराइल इस क्राइसिस को हैवी हैंडेड रिस्पांस या फर्दर एस्केलेशन के बिना मिनिमल फोर्स के साथ कंप्लीट कर सकता है, लेकिन आज की रियलिटी को देखते हुए यह ऑप्शन बेहद मुश्किल दिखाई पड़ता है। और यदि ये मुमकिन हो भी पाता तो जिस वजह से ये वायलेंस आज जन्मी है, सबसे पहले उन फैक्टर्स को एड्रेस करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होगा इस तरह की वायलेंस बार बार इरप्ट होती रहेगी। खैर, अभी कॉम्प्लिकेटेड रीजनल डायनेमिक्स क्या शेप लेती है वो तो इस वॉर की फ्यूचर ट्रेजेक्टरी पर निर्भर करेगा, लेकिन यहाँ एक बात तय है, वो ये कि हमास बैटलफील्ड में जिस तरह की वायलेंस अनलीश कर रहा है उसके बाद पैलेस्टीनियंस को उस तरह के हेल्पलेस विक्टिम्स की तरह नहीं देखा जाएगा जो हमास प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। और इस आउटकम का सबसे बुरा इम्पैक्ट उन मासूम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा जिनका शायद इस जियोपॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, ये था आज का डिस्कशन। इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज बिटवीन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया कैन रेडिकली ऑल्टर द रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स ऑफ द गल्फ। डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।